नमस्कार। ग्लोबल वर्ल्ड में क्या हो रहा है? एक देश दूसरे देश से क्या चाहता है? क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में उठते होंगे और उन सभी को जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। तो शुरू करते हैं 1913। दिसंबर 1913 में जब अमेरिका में छुट्टियां चल रही थी, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी, तब कुछ गिने चुने सेनेट मेंबर्स ने अमेरिका में एक लॉ पास कर दिया और वो लॉ था कि अमेरिका का जो प्राइवेट बैंक था, फेडरल रिजर्व बैंक, उसको अमेरिका का सेंट्रल बैंक घोषित कर दिया और उसको 20 साल तक की मान्यता दी गई। 1920 में जब अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपने जश्न की तैयारी की ओर में धीरे धीरे से वो ग्रो कर रहा था और उस समय इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन ने अमेरिका की जैसे सूरत ही बदल दी। न्यू टेक्नोलॉजी को साथ में लेके लोग जुड़ते गए। एरोप्लेन है, रेडियो है और बहुत सारी लग्जरी आइटम का इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी ज़िंदगी ही जैसे बदल दी। उस समय लग्जरी कार लेने का भी सिलसिला चालू हुआ। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उनको अमेरिका ने कहा कि आप पहले ले जाओ, उसके बाद पेमेंट करना। मतलब सबसे पहले उस समय बाय नाउ पे लेटर की जो भूमिका थी वो तभी से चालू हो गई और उस समय अमेरिका कुछ अलग ही बुलंदी छू रहा था। लोग ने साथ में अन्य चीज़ें भी लेना चालू किया। लोगों को इन्वेस्टमेंट का भी समझाया गया और उस समय लिबर्टी बॉन्ड भी इश्यू किए गए। लोगों को उस समय पहली बार कंज्यूमर क्रेडिट का जो था वो उसी समय सिलसिला चालू हुआ। लोगों को धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का बताते बताते लिबर्टी बॉन्ड 6 महीने के यानी IOU, अगर IOU अगर समझना है तो मैंने पहले वीडियो में बताया है IOU का मतलब क्या है। यानी प्रॉमिसरी नोट। अभी जब हम प्रॉमिसरी नोट देते हैं, एक स्टैम्प के ऊपर साइन करा के आपने मुझे इतने पैसे दिए, आप इतने टाइम के बाद मैं आपको दे दूंगा, ऐसा IOU मतलब लिबर्टी बॉन्ड 6 महीने के इश्यू करके लोगों को इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा दिया। और वो इतना चरम सीमा पे पहुंच गया कि लोगों को फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं रही। सब वर्तमान में जीते थे और फ्यूचर को सब भूल गए थे। वो उतना बढ़ गया कि 1929 में बहुत बड़ा अमेरिका में थोड़ा सा क्राइसिस जैसा आ गया और उस समय 1929 में उसका स्टॉक मार्केट धराशायी हो गया। और वो धराशायी होने के बाद 1930 में अमेरिका ने गोल्ड का प्राइवेटाइजेशन कर किया और उस समय अमेरिका में रहते सभी लोगों को बोला कि आप आज से अमेरिका में गोल्ड नहीं रख सकते। मतलब गोल्ड रखना इलीगल है। आप लोग अमेरिकन गवर्नमेंट को आपका गोल्ड दे दो और उसके सामने यानी 1 आउंस गोल्ड के सामने $20 देने का प्रस्ताव पास करके उसका भी बिल पास कर दिया गया। मतलब आपके पास जितना गोल्ड है 1 आउंस इज इक्वल टू $20 आप हमसे ले लो और सब गोल्ड हमको दे दो। मतलब उसी समय ये बिल पास करके 1930 में अमेरिका ने पूरा गोल्ड अमेरिका के लोगों के पास से ले लिया। उसके बाद 1933 में फेडरल रिजर्व बैंक को वो अधिकार दे दिया गया कि वही US गवर्नमेंट के बिहाफ में डॉलर छापेगी, वो भी FOMC के द्वारा। FOMC के द्वारा मतलब नोट तो छापेगी गवर्नमेंट, लेकिन उसकी परमिशन जो है वो फेडरल रिजर्व देगा, क्योंकि उस समय फेडरल रिजर्व इंडिपेंडेंट बैंक थी, यानी सरकार से भिन्न होकर अलग तरह से स्वतंत्र निर्णय ले सके। उसीलिए वो अधिकार फेडरल रिजर्व को दे दिया गया और वो भी FOMC के द्वारा। मतलब इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी और ऑक्शन जो भी है वो बैंक को दिया जाएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, पेमेंट एंड सिक्योरिटी। उसके बाद 1939 में जब यूरोपियन कंट्री का जर्मनी के साथ वर्ल्ड वॉर के दौरान युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन अमेरिका पीछे से यूरोपियन कंट्री को सपोर्ट कर रहा था। गोला, असला, गोला बारूद ऐसी चीजें यूरोपियन कंट्री को देता था, लेकिन उसका जो पेमेंट है उसने डॉलर में नहीं लिया। उस समय अमेरिका ने यूरोपियन कंट्री को कहा कि आपकी करेंसी पे हमें डाउट है, हमें इतना भरोसा नहीं है, तो हम पेमेंट गोल्ड में लेंगे, डॉलर में नहीं लेंगे या आपकी करेंसी में नहीं लेंगे। तो अमेरिका ने यूरोपियन कंट्री से गोला, असला, बारूद के सामने पेमेंट गोल्ड में लिया। यानी बहुत सारा गोल्ड यूरोपियन कंट्री से ले लिया गया, क्योंकि पिछले कई सालों से यानी 600 साल का इतिहास देखे तो बहुत सारे साल तक यूरोपियन कंट्री ने राज किया था, तो उस समय का जो भी गोल्ड है वो अमेरिका ने ले लिया। अब बात करते हैं 1945
वो ऐसा समय था, तब 1945 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, ब्रिटन वुड एग्रीमेंट हुआ और IMF की स्थापना हुई, मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की स्थापना हुई। उस समय अमेरिका ने हर एक देश को कहा कि हम क्यों ना एक ही जगह पे गोल्ड रखें, हर जगह पे अलग अलग जगह गोल्ड रखना उससे बेहतर है कि एक ही जगह गोल्ड रखें। और अमेरिका ने सबके पास ये प्रस्ताव रखा कि आप हर एक देश अपना गोल्ड मुझे दे दो और उसके सामने मैं 1 औंस = $35 आपको दूंगा। और साथ में वो भी प्रस्ताव रखा गया कि डॉलर का जो भी बेस होगा वो ऑयल भी अब रहेगा। और सबने वो प्रस्ताव पास कर दिया और उसके हिसाब से सभी देशों का गोल्ड अमेरिका ने लिया और अमेरिका ने उस देश से जितने देशों के पास जो गोल्ड था उसके सामने 1 औंस = $35 दिया। मतलब क्या हुआ, साथ में ऑयल का भी उस डॉलर का बेस बनाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया और वो बिल पास कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, हर एक देश की करेंसी = $35 1 औंस गोल्ड ऑयल। मतलब सीधा सीधा बोल दिया हम आपको हम जैसा बोले ऐसा आपको करने का और हम आपको संरक्षण देंगे। साथ में आपको वो भी पता होगा IFCI कोड, यानी वर्ल्ड बैंक जो है इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक, जो वर्ल्ड रिजर्व बैंक का सेटलमेंट होता है बायस के तहत, उसमें IFCI कोड होता है जो US की न्यूयॉर्क बैंक में होता है। यानी हर एक बैंक को अगर ओपन करना हो तो IFCI कोड लेना जरूरी है। वो न्यूयॉर्क बैंक से मिलता है अमेरिका की, और उसके वो मान्यता के आधार पे ही बैंक अपना अकाउंट खोल सकती है, उसमें ट्रेडिंग कर सकती है। मतलब सीधे तौर पे आप आपकी बैंक के अंदर जो भी कुछ काम करते हो, ट्रेड करते हो, सीधा न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क बैंक को पता चलता है आपने कहाँ कैसा पैसा किसके साथ ट्रेड किया, सीधे तरह से। ये प्रस्ताव पास होने के बाद 1965-1966 के आसपास में लोगों को लगा कि अमेरिका जब चाहे अनशन पैसा छापती है। 1945 से 1965 तक अमेरिका ने अनशन डॉलर छापना चालू किया। तब सब देशों को लगा कि अमेरिका अननेसेसरी बहुत सारी डॉलर छाप रहा है। तब बहुत सारे देशों ने आवाज़ उठाई, जर्मनी है, इटाली है, जापान है, उन लोगों ने आवाज़ उठाई अमेरिका के सामने कि ये गलत है। लेकिन उस समय के दौरान अमेरिका बहुत अपनी चरम सीमा पे था और बहुत प्रभावशाली था, तो उन देशों ने धीरे धीरे से डॉलर को बेच के गोल्ड धीरे धीरे से अपने पास लेना चालू कर दिया। और ये इतना ज़्यादा हो गया कि 1970 के एंड में और 1971 के स्टार्टिंग में सभी देशों ने खुल्लम खुला बोल दिया अमेरिका को कि हम अब वो करार के हिसाब से नहीं चलना चाहते, आप हमें हमारा गोल्ड दे दो, हम 35 के हिसाब से हम आपको डॉलर दे देंगे। तब उस समय अमेरिका का प्रेसिडेंट था निक्सन, उसने रातों रात अमेरिका का गोल्ड का स्टैंडर्डाइजेशन खत्म कर दिया, बर्खास्त कर दिया। मतलब आज से डॉलर का गोल्ड के साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। डॉलर का हर एक देश की करेंसी के साथ तो संबंध रहेगा, डॉलर का ऑयल के साथ तो संबंध रहेगा, लेकिन डॉलर का आज से गोल्ड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये सीधा सीधा बोल दिया। मतलब 1930 के आसपास में पूरे अमेरिका का गोल्ड अमेरिका ने ले लिया। 1939 के बाद वर्ल्ड वॉर के दौरान यूरोपियन कंट्री से गोल्ड अमेरिका ने ले लिया। 1945 में IMF की स्थापना करके इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के हिसाब से सभी देश को कन्विंस करके उस सभी देशों का गोल्ड अपने पास रख दिया, और जब देने की बात आई तब मुकर गया। मतलब 1971 से लेकर के अभी तक यानी 2020 तक अमेरिका ने गोल्ड का जो भी बैलेंस प्राइस है वो डॉलर के हिसाब से हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1971 में उसने उसका मापदंड उससे हटा ही दिया। अब बात ये क्यों कर रहे हैं, अगर ऐसा माना जाता है अभी तक सबसे ज़्यादा गोल्ड 1971 से लेकर के 1945 से लेकर के 2020 तक अगर देखा जाए तो 9000 टन गोल्ड अमेरिका के पास है, ऐसा माना जाता है। और सेकंड हाईएस्ट रशिया है। रशिया ने अभी तक 2020 तक में उसके पास जितनी करेंसी थी, यानी जो करेंसी है उसकी, उसमें से 20% करेंसी उसने गोल्ड में कन्वर्ट कर दी है। चाइना और दूसरे देशों के पास भी अपने हिसाब से गोल्ड है। अब गोल्ड का प्रोडक्शन जो कर सकते हो 3 कंट्री है, चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका, और तीनों देश में गोल्ड का प्रोडक्शन होता है और उसकी मात्रा क्या है, मैक्सिमम
एक साल तक ऐसा माना जाता है कि एक साल तक 2000 टन गोल्ड ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक सबसे ज़्यादा गोल्ड अमेरिका के पास है और इंडिया के पास है 100 से 150 टन। लेकिन एक अच्छी बात वो है कि इंडिया की अगर पूरी कंट्री में जितने भी लोग हैं, अब उन लोगों के गोल्ड का हिसाब किए जाए पूरा इंडिया के लोगों के पास, और उसको अगर जोड़ा जाए तो वो होता है करीबन 50 से 55 हजार टन, यानी अमेरिका से करीबन 6 से 7 गुना। लेकिन वो गवर्नमेंट के पास नहीं है, लोकल बॉडी के पास, यानी हमारे पास है, ट्रस्टों में है, बहुत सारी जगह गोल्ड है। बात वो है कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 1913 के अंदर यूरोपियन कंट्री का जो दबदबा था वो गिर के अमेरिका के पास आ गया, और 1913 से लेकर के 1913 यानी मेजोरिटी समझो 1920 से लेकर के अभी तक 2020 तक अमेरिका का ही दबदबा है। ये जानने के लिए हमको और थोड़ा और 2-3 चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ वो कैसा होता है। ये जानने के लिए हमें 600 साल का इतिहास चेक करना पड़ेगा। आपके सामने जो स्क्रीन पे जो पूरा चार्ट है वो चार्ट आप पढ़िए। वो चार्ट है टाइमलाइन ऑफ डोमिनेट वर्ल्ड करेंसी। मतलब आप देखो, स्टार्टिंग में है पोर्टुगल, ठीक है, 1400 साल, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 और 2100। मतलब पोर्टुगल 80 साल तक पोर्टुगल का करेंसी का सब दबदबा रहा। उसके बाद स्पेन, उसके बाद नेदरलैंड, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन और अभी यूएसए। अब देखो, ब्रिटेन जब 1920 के आसपास था तो क्या हुआ, उसके पास जितना गोल्ड था 1920 में यूके के पास जो भी गोल्ड था अप्रोक्सीमेटली 864 टन गोल्ड ब्रिटेन के पास था, और उसने उस समय जो करेंसी थी वो गोल्ड के हिसाब से मोर देन 50 गुना कर दी थी। और 50 गुना होते ही उसकी विश्वसनीयता खत्म हुई, और हर देश ने पिछले 600 साल का इतिहास करें, जब वह टॉप पे था तो हर बार वैसा ही हुआ कि उसकी करेंसी जो गोल्ड की वैल्यू थी उससे ज़्यादा, IOU या तो करेंसी इतनी ज़्यादा हो गई, 50 गुना हो गई गोल्ड की वैल्यूएशन से ज़्यादा, तब विश्वसनीयता खत्म हुई और उसको सीधा जब 50 गुना हो जाती है तो 50 गुना से गिर के सीधा 4 गुना पे आ जाती है, और वो इतिहास अभी तक रहा है। अब देखो कि यूएस ने भी 1920 से लेकर के 2020 तक, यानी 1930 के अंदर उसने जो अमेरिका का गोल्ड ले लिया, वो 1939 के अंदर यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट करके जो गोल्ड लिया, वो 1945 में पूरे वर्ल्ड का गोल्ड अपने पास रख दिया। वो उस गोल्ड का आंकलन अगर डॉलर में किया जाए तो वो आंकलन के हिसाब से अभी तक मैक्सिमम 53 गुना उसने करेंसी छाप ली है। और सबसे बड़ी बात है वो है कि उस समय जब 1945 के बाद और अभी तक 2020 तक फेडरल रिजर्व बैंक, जो बैंक अमेरिका का प्राइवेट बैंक था, वो अभी 2020 के अंदर लॉकडाउन के समय में अमेरिका ने वो बिल पास करके फेडरल रिजर्व बैंक को अमेरिका गवर्नमेंट के अंदर, यूएस गवर्नमेंट का एक पार्ट बना दिया है। अब 1983 में जापान, इटाली और जर्मनी, जापान के पास उस समय बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थी, इटाली के पास अच्छे कपड़े थे, लेदर था, जर्मनी के पास मशीनरी थी, वो अमेरिका के मार्केट में चल नहीं रही थी ड्यू टू करेंसी। तब उन लोगों ने एक आइडिया लगा के अपनी करेंसी को डाउन किया, और डाउन करते ही अमेरिका के मार्केट में उसकी डिमांड आई, और जापान की हालांकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बहुत अच्छी भी थी और लोगों ने उसको और पसंद किया। इटाली के पास जो कपड़े और लेदर थे वो भी लोगों ने बहुत पसंद किए, जर्मनी की मशीनरी भी पसंद करी, और धीरे धीरे से वो अमेरिका का मार्केट कैप्चर करने लगा। और उस समय रोनाल्ड रीगन जो था अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उस बात को उसके दिमाग में आया, और उस टाइम कैबिनेट में उनके पास था सेनेट मेंबर था रॉबर्ट लाइटरहाइजर, उसको ये केस दे दिया गया कि इसको कुछ देखो। तब रॉबर्ट लाइटहाइजर ने जो प्लाजा होटल है उसके अंदर सभी इन देशों को बुलाया, और सीधा अपने सत्ता का पावर दिखाते हुए सीधा कह दिया कि कोई भी देश
अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट नहीं कर सकता और उसको साइन करा दिया। इसीलिए होटल प्लाजा को प्लाजा एकॉर्ड या तो प्लाजा एग्रीमेंट कहा जाता है और वो आज होटल डोनाल्ड ट्रंप के होटल के नाम पे, ट्रंप होटल के नाम पे जाना जाता है। रॉबर्ट लाइटहाइजर, रोनाल्ड रीगन जब प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल था तभी भी उसके साथ था और अभी भी ट्रंप उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, उसके कैबिनेट में भी है और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में है। रॉबर्ट लाइटहाइजर की कहानी ऐसी है कि उसने अभी तक कोई इंटरव्यू दिया नहीं, ना उसका कोई कॉलम आता है, ना कोई उसके बारे में जान सकता है क्या नहीं, वो किसी के जान नहीं सकता। ऐसी उसकी एक ऐसी इमेज है। उसकी इमेज ऐसी है कि कोई भी ऐसा चीज़ होती है, जो ऐसा काम होता है, जो बिल होता है, वो पास कराना होता है तो रॉबर्ट लाइटहाइजर बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो जाके सीधा पास ही कराता है, वो कुछ ज़्यादा डिस्कशन करता नहीं है, ऐसी उसकी इमेज है। मैक्सिको में देखो उसने ही जाके पास कराया था, साउथ कोरिया के साथ में देखो, जापान के साथ में देखो, ये हर जगह पे, और कनाडा ने भी उसकी बात को मान के सीधा जो भी है वो साइन कर देता था। तो रॉबर्ट लाइटहाइजर अगर आने वाले समय में ऐसा कोई भी चीज़ लाता है तो आप उसकी क्रेडिट ऐसी है तो आपको वो करना ही पड़ेगा, ऐसे ही पॉइंट में वो इंक्लूड करता है। इंडिया ने बहुत सारी कोशिश करी है रॉबर्ट लाइटहाइजर के साथ मीटिंग करने की, लेकिन वो कर नहीं पाई है। ये कहने का मकसद मेरा यही है कि अमेरिका इतना पावरफुल हो रहा है, जब फेडरल रिजर्व को अधिकार नहीं था, वो प्राइवेट बैंक था, उसके बाद भी वो इतना पावरफुल था, और अभी तो फेडरल रिजर्व बैंक का अधिकार भी, यानी वो गवर्नमेंट का एक पार्ट हो गई है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही है, और जब चाहे जितनी करेंसी वो छाप सकती है। तो आने वाले समय में अभी तो 53 गुना हो गई है ऑलरेडी, और इतिहास कहता है अगर 50 गुना ज़्यादा हो जाती है तो 4% पे आके रुक जाती है, और अभी 3 ट्रिलियन और गवर्नमेंट छापने जा रही है, मोर देन 50 से ऊपर हो गया है। तो क्या ये अभी महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल और चलेगा? क्योंकि इतिहास कहता है 80 साल से लेकर के 105 साल तक मैक्सिमम कोई देश का दबदबा रहता है, और तब वो देश तभी गिरता है जब वो उसकी करेंसी गोल्ड के हिसाब से 50 गुना कर देता है। अमेरिका ने अभी ऑलरेडी 53 गुना कर दी है। तो क्या ये अमेरिका का आखिरी 10 साल होगा, आखिरी 5 साल होगा कि 2 साल होगा, वो तो आने वाला इतिहास बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात वो है कि अगर अमेरिकन अर्थतंत्र, अमेरिका टूटता है या गिरता है, जो इतिहास कहता है उसके हिसाब से, तो आने वाले 100 सालों तक राज कौन करेगा? क्या वो रसिया होगा, क्या इंडिया होगा, या चाइना? ऐसा हम क्या करेंगे जिसके वजह से, या तो ऐसा वो देश क्या करेगा जिसके वजह से आने वाले 100 सालों तक वो वर्ल्ड पे राज करेगा? ये कैसा होगा, किस तरह से करे, किस तरह से हम करें, वो सब चीज़ों को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से इंडिया वर्ल्ड में आने वाले सालों में 100 साल तक राज करे, सोने की चिड़िया जो अपना देश कहा जाता था वो फिर आए। उस सब को जानने के लिए मेरा अगला वीडियो आप देखो, उसमें मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिसकी वजह से हम जो स्टेप लेंगे उसकी वजह से हम आने वाले 100 सालों तक, यानी 80 सालों तक, या जो भी इतिहास है उस हिसाब से हम राज कर पाए। ये सारी चीज़ों को और समझने के लिए मेरा पहला वीडियो जो है सीक्रेट ऑफ मनी, उसको आप देखोगे तो ये वाले वीडियो में मैं जो भी कुछ बताया वो सब आपको समझ में आएगा, और आने वाला तीसरा वीडियो और अच्छी तरह से समझ पाएंगे जिसके वजह से हम कुछ और अच्छा कर पाए। आप ये वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कुछ भी बातें हैं प्लीज़ कमेंट में लिखिए और हमारे साथ डिस्कस करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप मुझे बता पाओगे तो उसके हिसाब से भी मैं कुछ ऐड करूँगा। लेकिन आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मेरे हर वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव हम बनाते जाएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का भी वीडियो डालता रहूँगा। ये वाला वीडियो भी उसके हिसाब से ही है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी इसमें कैसे पार्ट करता है वो भी मैं बताऊँगा। प्लूटो ग्रह की असर क्या रहेगी, शनि ग्रह की असर क्या रहेगी, गुरु कैसे बिहेव करेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको मैं एस्ट्रोलॉजिकली के साथ कंक्लूड करके आने वाले सालों में हम कैसा करेंगे वो भी मैं बताऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।